जब हम किसी पौधे को देखते हैं तो हमें उसमें तने, पत्तियां, फूल इत्यादि दिखाई देते हैं। हम जानते हैं कि पौधों की जड़ें जमीन के नीचे होती हैं, भले ही हम इन्हें ना देख पाएं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पौधों में भी ऊतक होते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि ऊतक कोशिकाओं से बने होते हैं और ये कुछ विशिष्ट कार्य करते हैं। हो सकता है कि किसी पौधे को देखकर हमें ऐसा ना लगे कि पौधों में बहुत सारे ऊतक होते हैं, लेकिन वास्तव में किसी पौधे के विभिन्न भाग लाखों कोशिकाओं से बने होते हैं और ये कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के ऊतकों में व्यवस्थित होती हैं। पौधों के ऊतक तंत्रों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एपिडर्मल यानी बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, ग्राउंड यानी भरण ऊतक तंत्र और वेस्क्यूलर यानी संवहनी ऊतक तंत्र। अब यहाँ मैंने पौधे के विभिन्न भागों से तीर के संकेत चिन्ह बनाए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ये ऊतक तंत्र केवल इन्हीं भागों में मिलते हैं। इसके बजाय हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पौधे के विभिन्न भागों की सबसे बाहरी परत बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र से बनी होती है और उसके नीचे भरण ऊतक तंत्र होता है और उसके नीचे संवहनी ऊतक तंत्र होता है। इस वीडियो में हम ऊतकों की सबसे बाहरी परत, जिसे हम बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र कहते हैं, इसके बारे में समझेंगे। भरण ऊतक तंत्र और संवहनी ऊतक तंत्र के बारे में हम अगले कुछ वीडियो में समझेंगे। तो बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र का नाम हमारी त्वचा की बाहरी परत के नाम के समान है। हमारी त्वचा की बाहरी परत को भी एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा कहा जाता है। बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र के अंतर्गत बाह्य त्वचीय कोशिकाएं, बाह्य त्वचीय रोम और बाह्य त्वचीय रंध्र आते हैं और यह कुछ इस तरह दिखाई देता है। बाह्य त्वचीय कोशिकाएं जो बाह्य त्वचा का निर्माण करती हैं, ये लंबी पेरेंकाइमी कोशिकाएं होती हैं जो बिना किसी अंतरकोशिकीय स्थान के एक दूसरे से सटी हुई होती हैं। बाह्य त्वचा का मुख्य कार्य पौधे को बाहरी कारकों से सुरक्षा प्रदान करना होता है। पत्तियों और तनों की बाह्य त्वचा एक मोमी परत से ढकी होती है जिसे क्यूटिकल कहा जाता है। क्यूटिकल का कार्य वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा पौधों से जल की हानि को रोकना होता है, लेकिन जड़ों में क्यूटिकल स्पष्ट रूप से अनुपस्थित होता है। क्या आप इसका कोई कारण बता सकते हैं? तो इसका कारण यह है कि यदि जड़ों में क्यूटिकल मौजूद होगा तो जड़ें पानी अवशोषित नहीं कर पाएंगी। यही कारण है कि जड़ों में क्यूटिकल नहीं होता है। बाह्य त्वचा में छोटे छोटे उभार भी होते हैं जिन्हें बाह्य त्वचीय रोम कहा जाता है। तनों में इन बाह्य त्वचीय रोम को ट्राइकोम या त्वचा रोम कहा जाता है और जड़ों में इन्हें मूल रोम कहा जाता है। मूल रोम का कार्य पानी के अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना होता है। मूल रोम की संख्या जितनी अधिक होगी, पौधे में पानी को अवशोषित करने के लिए सतही क्षेत्रफल उतना ही अधिक होगा। तने में त्वचा रोम का कार्य पौधे को क्षति से बचाना होता है, जैसे कि शाकाहारी जीवों द्वारा पौधे को खाए जाने से बचाना। इसी तरह स्टोमेटा यानी रंध्र वे संरचनाएं होती हैं जिनके माध्यम से गैसीय विनिमय होता है। गैसीय विनिमय वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश होता है और ऑक्सीजन का निकास होता है, और यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो आइए देखते हैं कि ये रंध्र किस प्रकार दिखाई देते हैं। तो रंध्र दो प्रकार के होते हैं। यदि इन्हें हम माइक्रोस्कोप में देखें तो इनमें से एक कुछ इस तरह दिखता है और दूसरा कुछ इस तरह दिखता है, और ये रंध्र के विभिन्न भाग होते हैं। तो वह वास्तविक छिद्र जिसके माध्यम से गैसीय विनिमय होता है उसे स्टोमेटल पोर या स्टोमा यानी रंध्रीय छिद्र कहा जाता है। इस रंध्रीय छिद्र के दोनों तरफ दो गॉड सेल्स यानी द्वार कोशिकाएं होती हैं। द्वार कोशिकाओं का कार्य रंध्रीय छिद्र के खुलने और बंद होने को विनियमित करना होता है। लेकिन इसे विनियमित करने की आवश्यकता क्यों होती है? रंध्रीय छिद्र हमेशा खुला क्यों नहीं रह सकता? तो इसका कारण यह है कि गैसीय विनिमय एकमात्र ऐसा कार्य नहीं है जो रंध्रीय छिद्र के माध्यम से होता है। इसके साथ ही वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया से पानी की हानि भी रंध्रीय छिद्र के माध्यम से होती है। इसलिए अतिरिक्त पानी की हानि को रोकने के लिए द्वार कोशिकाएं रंध्र के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती हैं। द्वार कोशिकाओं के चारों ओर सहायक कोशिकाएं होती हैं जो द्वार कोशिकाओं की सुरक्षा करती हैं।
तथा आयनों और पानी के भंडार के रूप में भी कार्य करती हैं। अब द्वार कोशिकाओं के आकार के आधार पर रंध्र दो प्रकार के हो सकते हैं। एक जिनमें सेम के आकार की द्वार कोशिकाएं होती हैं, इस प्रकार के रंध्र द्विबीजपत्री पौधों में मिलते हैं। और दूसरा ऐसे रंध्र जिनमें डंबलाकार द्वार कोशिकाएं होती हैं, ये रंध्र एक बीजपत्री पौधों में मिलते हैं। द्वार कोशिकाओं की कोशिका भित्ति की मोटाई असमान होती है। द्वार कोशिकाओं की आंतरिक कोशिका भित्ति जो रंध्रीय छिद्र के निकट होती है, यह अधिक मोटी होती है, जबकि इसकी तुलना में इनकी बाहरी कोशिका भित्ति जो रंध्रीय छिद्र से दूर होती है, वह कम मोटी होती है। यह रंध्रीय छिद्र के सही तरीके से खुलने और बंद होने के लिए आवश्यक है। तो चलिए समझते हैं कि ये रंध्रीय छिद्र को खोलने और बंद करने का कार्य कैसे करते हैं। तो जब रंध्र बंद होता है तब यह कुछ इस तरह दिखाई देता है। इस समय द्वार कोशिकाओं का आकार कुछ इस प्रकार होता है। ये कोशिकाएं रंध्र को बंद रखती हैं। लेकिन जब पौधे को प्रकाश संश्लेषण करना होता है और इसके लिए पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने की आवश्यकता पड़ती है, तब द्वार कोशिकाएं फूलने लगती हैं। लेकिन यह कैसे होता है? इसके लिए सहायक कोशिकाओं से पानी और आयन द्वार कोशिकाओं में जाने लगते हैं, जिससे द्वार कोशिकाएं कुछ इस तरह फूल जाती हैं। इससे रंध्रीय छिद्र खुल जाता है और गैसीय विनिमय होने लगता है। इसी तरह जब पौधे को पानी की हानि को नियंत्रित करना होता है, तब द्वार कोशिकाओं के अंदर मौजूद आयन और पानी द्वार कोशिकाओं से बाहर निकल जाते हैं। इससे द्वार कोशिकाएं फिर से सिकुड़ जाती हैं और रंध्र बंद हो जाता है। इस प्रकार पौधे की जरूरत के अनुसार द्वार कोशिकाओं के फूलने और सिकुड़ने से रंध्र खुलता और बंद होता है।